मोदी जी 24 घंटा पिछले वर्ग की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, मगर जब उनकी भागीदारी का सवाल आता है, जब उनके पार्टिसिपेशन का सवाल आता है, तो बीजेपी के लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं। एक के बाद एक हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं पर ये आक्रमण कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑर्डर दिया, जिनको मोदी जी अपने मित्र कहते हैं, ऑर्डर दिया, सुनो इस बार गले नहीं लगेंगे, इस बार नए टैरिफ लगाएंगे। चूं तक नहीं निकली, आज तक गायब है। जनता का ध्यान वहां ना चला जाए तो पार्लियामेंट में 2 दिन ड्रामा चलाया, आर्थिक तूफान आ रहा है सामने है। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज कहां गए नरेंद्र मोदी, कहां छुप गए हैं? बांग्लादेश का राष्ट्रपति उल्टा बयान देता है और नरेंद्र मोदी जी उसके साथ बैठे हुए हैं, चुप, एक शब्द नहीं निकलता मुंह से। कहां गई 56 इंच की छाती? विक्रम जूली हमारे सीएलपी है, राजस्थान के दलित हैं, मंदिर गए थे, उनके मंदिर में जाने के बाद बीजेपी के नेताओं ने मंदिर को साफ करवाया, धुलवाया, और वो अपने आप को हिंदू कहते हैं। एक दलित व्यक्ति को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं देते हैं, और जब जाता है तो फिर मंदिर को धुलवाते हैं। उनके दिल में नफरत भरी हुई है। वो मैं करना चाहता हूं। तेलंगाना में हमने एक क्रांतिकारी कदम उठाया, जाति जनगणना। उससे कुछ महीने पहले मैंने पार्लियामेंट हाउस में भाषण दिया था। मोदी जी के सामने कहा कि मोदी जी आप जाति जनगणना कराइए, देश को मालूम होना चाहिए इस देश में दलित कितने हैं, पिछड़ा वर्ग कितना है, अति पिछड़ा कितना है, अति दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटीज कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं। और मैं सिर्फ जाति जनगणना के पीछे नहीं था। जाति जनगणना एक कदम है, मुझे यह पता लगाना था कि इस देश में किसकी कितनी भागीदारी है। उस समय मैंने कहा था कि देश का एक्सरे होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि जो हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग धूप में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, क्या सचमुच में यह देश उनकी इज्जत करता है? क्या सचमुच में यह देश उनको जगह देता है? यह मेरे दिमाग में सवाल था। मोदी जी ने, आरएसएस ने साफ कह दिया हम जाति जनगणना नहीं करेंगे, हम जानना नहीं चाहते हैं, हम समझना नहीं चाहते हैं, हम लोगों को बताना नहीं चाहते हैं कि इस देश में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट को, माइनॉरिटीज को कितनी भागीदारी मिलती है, हम छुपाना चाहते हैं। और वहां मैंने सामने बोल दिया कि आप छुपाइए जितना छुपाना है। लोकसभा में, राज्यसभा में हम कानून पास करेंगे, आपके बिल्कुल सामने कानून पास करेंगे, जाति जनगणना यहीं से निकालेंगे। तेलंगाना में किया और आप हैरान हो जाओगे। रेवंत रेड्डी जी ने बोला मगर डिटेल में नहीं गए। और मैं जानता हूं कि जो तेलंगाना की हालत है वो इस देश के हर प्रदेश की हालत है। तेलंगाना में 90% आबादी ओबीसी, अति पिछड़ा, दलित, अति दलित,
माइनॉरिटी, आदिवासी। तेलंगाना का कॉर्पोरेट सेक्टर देखिए, मालिकों की लिस्ट, सीईओज की लिस्ट, सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट, 90% में से आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। 90% की भागीदारी तेलंगाना के कॉर्पोरेट सेक्टर में है ही नहीं। आजकल 21वीं सदी में मजदूर को गिग वर्कर कहा जाता है। वो घरों में खाना ले जाते हैं, घरों में खाना पकाते हैं, पिज्जा ले जाते हैं, अमेज़न की डिलीवरी ले जाते हैं, धूप में ले जाते हैं, सड़क पे मरते हैं। तेलंगाना में उनकी लिस्ट निकाली, सारे के सारे या ओबीसी या दलित या आदिवासी। अब तेलंगाना में जाति जनगणना ने एक बिल्कुल नया औजार दिया है। तेलंगाना में हम सचमुच में विकास का काम कर सकते हैं। तेलंगाना में हम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ भागीदारी के बारे में हर सेक्टर में आपको बता सकते हैं। और मैं खुश हुआ कि जाति जनगणना होने के एकदम बाद हमारे चीफ मिनिस्टर ने और हमारी टीम ने ओबीसी रिजर्वेशन को 42% तक पहुंचा दिया है। हम सुपर पावर की बात करते हैं, मगर जब धन की बात होती है, भागीदारी की बात होती है, कॉर्पोरेट इंडिया की बात होती है, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम हो, 90% उसमें है ही नहीं। मोदी जी 24 घंटा पिछले वर्ग की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, आदिवासियों, वनवासियों की बात करते हैं। वो उनको वनवासी कहते हैं। मगर जब उनकी भागीदारी का सवाल आता है, जब उनके पार्टिसिपेशन का सवाल आता है, तो बीजेपी के लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं। तो ये तेलंगाना ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है और पूरे देश को रास्ता दिखाया है। और मैं फिर से दोहरा के कह रहा हूं, इस स्टेज से आप सब के साथ कह रहा हूं कि 50% की जो दीवार है, इसको हम पूरे देश में तोड़ के परे कर देंगे। और जो शुरुआत हमने तेलंगाना में की है, वही हम दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान के लिए करने जा रहे हैं। एससी एसटी सब प्लान की मैंने बात उठाई। क्रांतिकारी कानून लाए थे हम, इसको बीजेपी ने रद्द कर दिया है। एक के बाद एक हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं पर यह आक्रमण कर रहे हैं। जहां भी आपको पहले दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट को जहां भी पहले जगह मिलती थी, वो सारे के सारे दरवाजे एक के बाद एक बंद कर रहे हैं। अदानी जी को छत्तीसगढ़ में माइन चाहिए, बस्तर में माइन चाहिए,
मिलेंगी। झारखंड में माइन चाहिए, बिहार में माइन चाहिए, मिलेगी। बंबई का एयरपोर्ट चाहिए, ले लो। लखनऊ का एयरपोर्ट चाहिए, ले लो। डिफेंस इंडस्ट्री चाहिए, ले लो। एचएएल को परे करो, बीएचईएल को परे करो, बनाओ जो बनाना है। तो सारा का सारा धन, सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज 90% से छीनी जा रही है। पहले नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, याद है आपको, गले लगे थे, याद है? इस बार गले लगने वाली फोटो देखी आपने? देखी? कहां गायब हो गई? राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑर्डर दिया, जिनको मोदी जी अपने मित्र कहते हैं, ऑर्डर दिया, सुनो, इस बार गले नहीं लगेंगे, इस बार नए टैरिफ लगाएंगे। चू तक नहीं निकली, आज तक गायब है। जनता का ध्यान वहां ना चला जाए तो पार्लियामेंट में 2 दिन ड्रामा चलाया। मगर सच्चाई है कि आर्थिक तूफान आने वाला है। कोविड आया था, नरेंद्र मोदी जी ने थाली बजवाई, मोबाइल फोन की लाइट दिखवाई। अब आर्थिक तूफान आ रहा है, सामने है, करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। कहां गए नरेंद्र मोदी? कहां छुप गए हैं? बांग्लादेश का राष्ट्रपति उल्टा बयान देता है और नरेंद्र मोदी जी उसके साथ बैठे हुए हैं, चुप, एक शब्द नहीं निकलता मुंह से। कहां गई 56 इंच की छाती? जब प्रधानमंत्री को कहना था, इंदिरा गांधी से एक बार किसी ने पूछा, डू यू लीन लेफ्ट और राइट, मतलब आप दाएं लीन करती हैं, बाएं लीन करती हैं? इंदिरा गांधी जी ने कहा, मैं हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री हूं, मैं ना दाएं लीन करती हूं ना बाएं लीन करती हूं, बीच में सीधी खड़ी रहती हूं। ये हमारे जो नए प्रधानमंत्री हैं, ये सीधा सामने मत्था टेक देते हैं। सच्चाई है हिंदुस्तान की, और विचारधारा की लड़ाई है। आप लोग हो सेना, बब्बर शेर। किसी ने कहा राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में चला। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपके बिना राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में चल सकता था क्या? तो आपको कहना चाहिए, हम सब चले भारत यात्रा में और राहुल गांधी हमारे साथ चला था। आपकी शक्ति है, आपकी विचारधारा की शक्ति, हमारी विचारधारा की शक्ति है, और देश आपको चाहता है। देश तंग आ गया है। आप देखना, बिहार के चुनाव में देखना, महाराष्ट्र के लोगों से पूछिए, आपको बताएंगे बीजेपी ने महाराष्ट्र में चुनाव कैसे जीता है। वो आपको बता देंगे किस प्रकार से जीता है। इलेक्शन कमीशन से हमने वोटर लिस्ट, महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हम पूछ पूछ के थक गए। आज तक इलेक्शन कमीशन हमें महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट नहीं दे पा रहा है। यह सच्चाई है। मगर आने वाले समय में यहां पे बदलाव आने वाला है। लोगों का मूड दिख रहा है।
तो विचारधारा की लड़ाई है, आपकी विचारधारा है, गांधी जी की विचारधारा है। क्या फर्क है इसमें और आरएसएस की विचारधारा में? सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमारी विचारधारा है। इसमें गांधी जी की, अंबेडकर जी की, पटेल जी की, बुद्ध भगवान की, नारायण गुरु जी की, गुरु नानक जी की, कबीर जी की, बसवना जी की विचारधारा है। यह 70 साल पुराना डॉक्यूमेंट नहीं है, यह हजारों साल पुरानी सोच है और यह आपकी है। आपके खून, आपके पसीने ने, कांग्रेस पार्टी के खून, कांग्रेस पार्टी के पसीने ने यह कॉन्स्टिट्यूशन देश के साथ बनाया है और आज इस पर आक्रमण हो रहा है। संस्थाओं पर आक्रमण होता है। अग्निवीर, अदानी अंबानी को देश का पूरा धन, यह सब कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है। इस देश की संस्थाएं, इस देश के इंस्टीट्यूशंस किसी एक संगठन के नहीं है, कांग्रेस पार्टी के नहीं है, इस देश की जनता के हैं और इस देश की जनता को उन इंस्टीट्यूशन पर कंट्रोल होना चाहिए। यह लड़ाई चल रही है। कुछ दिन पहले बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ बिल पास किया। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। हमारे सिख भाई हैं, आपके पास भी आएंगे, तो आप यह मत सोचिए कि यह आप पर आक्रमण नहीं है और यह एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और एंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है और यह देश के सब लोगों को मालूम होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हर कम्युनिटी, हर धर्म, हर भाषा को इस देश में इज्जत मिले, रिस्पेक्ट मिले, जगह मिले। हम चाहते हैं कि यह देश सब लोगों का हो और हर धर्म, हर जात, हर भाषा को इस देश से फायदा मिले। यहां पीछे जूली जी हैं, टिकाराम जूली हमारे सीएलपी हैं राजस्थान के, दलित हैं, मंदिर गए थे। उनके मंदिर में जाने के बाद बीजेपी के नेताओं ने मंदिर को साफ करवाया, धुलवाया और वो अपने आप को हिंदू कहते हैं। एक दलित व्यक्ति को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं देते हैं और जब जाता है तो फिर मंदिर को धुलवाते हैं। ये हमारा धर्म नहीं है, ये हमारा धर्म नहीं है। हम भी अपने आप को हिंदू कहलाते हैं मगर ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म वो है जो हर व्यक्ति का आदर करता है, हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट देता है। और ये जो बात है, चाहे ये दलितों के खिलाफ हो, पिछड़ों के खिलाफ हो, ये बीजेपी के हर कार्यकर्ता के दिल के अंदर छुपी हुई है। ये है आप में और उनमें फर्क। आपके लिए चाहे दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, महिला हो, अल्पसंख्यक हो, आप सबकी रिस्पेक्ट करते हो। हमारा हर कार्यकर्ता हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की रिस्पेक्ट करता है। उनके दिल में नफरत भरी हुई है। 21वीं सदी में वो कह नहीं सकते हैं
क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, मगर दिल में जो उन्होंने जूली साहब के साथ किया वही वो आप सबके साथ करना चाहते हैं। ये उनकी सच्चाई है और लड़ाई इसी बात की है। हमारे लिए सब लोग इंसान हैं, सब लोगों से हम मोहब्बत करते हैं, सब लोगों की हम रिस्पेक्ट करते हैं। उनके लिए अलग अलग है। कोई दलित है, उसको मंदिर में नहीं जाना चाहिए। कोई मोची है, उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना चाहिए। कोई गरीब किसान का बेटा है, उसे अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए और हम होने भी नहीं देंगे। आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं संगठन के बारे में। कांग्रेस प्रेसिडेंट, वर्किंग कमेटी और पार्टी के सीनियर नेताओं की काफी मीटिंग हुई है और हम चाहते हैं कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं उन्हें हम पार्टी की नींव बनाएं और हम चाहते हैं कि उन्हें, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज हैं, उन्हें पार्टी शक्ति दे, पावर दे और जिम्मेदारी दे। तो ये बदलाव हम कांग्रेस पार्टी में लाने जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कमेटी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को हम पार्टी का फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं। अंत में आप सबको लड़ना है और मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं है, क्योंकि उनके पास धन है, उनके पास हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास सब कुछ है। मगर जीत हमारी होगी क्योंकि हमारे पास सच्चाई है और देश की जनता का प्यार है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखना आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और आरएसएस का क्या करने जा रही है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।